गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, गरीब को चिकित्सा की सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत, इन सब सेवा के कार्यों के माध्यम से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाला घराना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घराना। इस देश का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित करने वाला घराना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घराना। 450 साल के संघर्ष को समाप्त करके राम मंदिर बनाने वाला घराना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घराना। और केवल राम मंदिर भारत में नहीं बनाया, वहां अरब में एक देश है अबू धाबी, भारत के बहुत सारे बच्चे वहां रहते हैं। अपने यहां पापा ने परगना भी खूब टावर उठे रहे, घोड़ानी लाइन में और गैस लाइन में टावर काम करे। आप हिंदुस्तान में लगभग 20-22 लाख टावर उठे रहे उठे। अगर कोई पहली जातो और टावर अगर गड़ा में कोई माता जी रो फूल का हनुमान जी रो फूल पैर जाता रहे तो, कोई जम्बेश्वर भगवान की चौकी पैर जाते रहे तो, कोई तेजाजी महाराज रो मादलियों पैर जाते रहे तो उन्हें खोल और हवाई अड्डा पर उठे कचरा और डब्बा में डालना पड़ता, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, वहां भगवान की पूजा करना पाप है और गैर कानूनी। उस देश में आप कोई भी तरह की भगवान की फोटो भी अपने घर में नहीं रख सकते। यह आपके 2 वोट की ताकत से बनी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है स्वामीनारायण भगवान का आज उस अबू धाबी में वहां के राजा ने जमीन देकर के बनवा दिया। ये भारत का सम्मान बनाने वाला कुनबा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का कुनबा। हम घराना रो हिसाब तो हो गया और बींद भी हमारा आप मारे तो बींद जो है इन बारात रो पूरा हिंदुस्तान में 543 लोकसभा में एक ही बींद है मोदी जी। नहीं तो मोदी जी रे चेहरा माते चुनाव लड़ रहे हैं। वोट किने देवे कि मोदी जी दो, मैं की नहीं कहूंगा हमारे वोट मोदी जी दो। मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि करण सिंह जी ऊंचियाडा साहब राहुल गांधी के नाम पर कि उसको प्रधानमंत्री बनाना इस हिंदुस्तान में, इस जोधपुर क्षेत्र में वोट मांगने का साहस करके दिखाएं और उसके बाद में देखें उनको कितने वोट मिलते हैं। वो राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे क्योंकि उनका कुनबा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। वो कभी साहस नहीं कर पाए। वो तो खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार तो मोदी जी की बनेगी। अभी अपने भाषण में ही सभी लोग इस बात का उल्लेख कर रहे थे। आदरणीय हनुमान सिंह जी कह रहे थे कि वो कहते हैं कि मैं तो मोदी जी के साथ सरकार तो मोदी जी की बनेगी, उन्होंने मान लिया। मुझे आपने 2 बार आशीर्वाद दिया। पहली बार 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जब पूरा देश आतुर था और इस संकल्प को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी कि अब की बार हम 272 के पार जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूरे देश में कोई विश्वास नहीं करता था, कोई नेता नहीं मानता था, कोई ये अखबार वाले टीवी वाले नहीं मानते थे, कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं मानता था। तब भी भारतीय जनता पार्टी को आप सबने आशीर्वाद दिया। मुझे प्रचंड बहुमत से 4 लाख से ज्यादा मतों से जिता करके आशीर्वाद देकर के लोकसभा में भेजा था। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्री के नाते काम करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लागू करने का काम हुआ। आज करोड़ों रुपए जो है आपको मुआवजे के रूप में पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मिले। मुझे माननीय मोदी जी ने कृषि मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। एमएसपी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, इसको सुनिश्चित किया। हर साल एमएसपी बढ़ रही है। जो मूंग के भाव कभी 4,000 रुपए होते थे, आज 8,000 रुपए में मूंग बिकता है। मुझे कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। आज ये परिस्थिति देश में आपको किसान सम्मान निधि मिलती है। मुझे कृषि मंत्री बनाने का सौभाग्य, बनने का सौभाग्य आप लोगों ने दिया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उसी कालखंड में वो घोषित हुई। दूसरी बार का चुनाव बहुत कठिन चुनाव था, बहुत मुश्किल चुनाव था। नई सरकार बनी थी गहलोत साहब की और वो सरकार की ताकत पर चुनाव लड़ रहे। उनके पुत्र के सामने चुनाव में भी, उस भीषण चुनाव में भी इस लोहावट के लोगों का अभिनंदन करता हूं, इस धरती के साहस का अभिनंदन करता हूं कि जिस ताकत के साथ में आप लोग देश के साथ में खड़े रहे, मोदी जी के साथ में खड़े रहे और एक प्रचंड बहुमत के साथ में लगभग 3.25 लाख वोटों के साथ में जिता करके आशीर्वाद देकर के आपने मुझे भेजा। मुझे एक बार फिर सेवा करने का आप लोगों ने अवसर दिया और उस अवसर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 7-8 मंत्रालयों को जोड़ करके एक मंत्रालय का गठन किया
और उस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और सबसे बड़ा काम दुनिया का पीने का पानी पहुंचाने का काम, क्या हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना। देश में 19 करोड़ 40 लाख परिवार हैं गांव में, उनमें से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था जब मुझे काम दिया गया था। 16%, 100 में से 16 घर। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 72 साल में 16% तक घरों तक पानी पहुंचा था और इस 48 महीने में 4 साल में आज 75% घरों तक देश में पानी पहुंच गया। 11.5 करोड़ नए घरों तक पानी पहुंचाने का जो है वो पुण्य माननीय मोदी जी के खाते में पिछले 4 साल में दर्ज हुआ। कोरोना की आपदा थी, कष्ट था, लेकिन फिर भी आज देश में 12 प्रदेश ऐसे हैं जिनको हमने भारत सरकार से सहयोग दिया, उनको बजट दिया, काम करने की स्वायत्तता दी। आज वो 100% पे पहुंच गए। एक भी घर वहां ऐसा नहीं बचा जहां पीने का पानी लेने के लिए कहीं जाना पड़े। गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे 12 प्रदेश हैं जिन तक 100% घर तक पानी पहुंच गया। लेकिन कलम की ताकत तो मेरे पास थी और अपन मारवाड़ी में कहवे नहीं, मामारो ब्याह हुए महापुरुष गारी हुए। मैंने इस तरह से कानून बनाए कि सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को मिले। पूरे देश भर में एवरेज खर्चा एक कनेक्शन करने का वो 20,000 रुपए आता था। एक कनेक्शन का खर्चा, पानी, पाइप, ये वो सब मिला करके 20,000 रुपए खर्चा आता था। और राजस्थान में 1 करोड़ घर हैं और उन 1 करोड़ घरों में एक घर का कनेक्शन करने का, क्योंकि अपने को पानी दूर दूर से लेकर के आना है, 1 लाख रुपए एवरेज खर्चा आ रहा है। और अपन जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में एवरेज खर्चा आवे साहब 2 लाख रुपए एक घर। हर घर तक पानी पहुंचाने का खर्चा जो है वो 2 लाख रुपए पर घर है। मुझे मानिए, मेरे अधिकारियों ने कहा साहब 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, अपन नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, निवेदन किया कि परिस्थितियां इतनी विकट है कि वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, अभिनंदन करता हूं आज यहां खड़े होकर के, उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह जी, आपको पैसे गिनने का काम नहीं दिया, आपको पानी पहुंचाने का काम दिया। और मैं एक बात गर्व से कहता हूं, इस लोहावट और फलोदी इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2,500 करोड़ रुपए की योजनाएं मैंने सैंक्शन की यहां के घरों में पानी पहुंचाने के लिए। 2,500 करोड़ रुपए, 1 लाख से कुछ ज्यादा घर हैं इन दोनों विधानसभाओं। 2,500 करोड़ रुपए की जो है वो योजनाएं यहां सैंक्शन कर दी ताकि लोगों के घर तक पानी पहुंच सके, हर घर तक पहुंच सके। लेकिन पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि पीने पानी और कृषि ये दोनों राज्य की सरकार के विषय, इसमें भारत सरकार डायरेक्ट कोई काम नहीं करती। राज्य सरकार बीच में 5 साल जो थी, और वह सरकार तो कोई मींगना गुड़का उनमें बिजी मानू पार पड़ी को नहीं, और मींगना भी गुड़किया को नहीं, गुड़कता गुड़कता खुद ही गुड़क गया और टंकियां आठी ने उठी ने फोड़ी। एक गांव में जाता कि पील की टंकी आठी ने बना दी, दूसरा गांव में जाता कि नहीं मैं थारे बना दी, तीसरा गांव में जाता कि थारे बना दे पील की टंकी की जरूरत तो गांव में है और पील की टंकी बन रही है गांव से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर दूर। इस तरह के काम किए। योजनाओं का अतिक्रमण। मैंने एक दिन जेठानिया गांव में कोई कुमार और मेघवाल मार्केट आया गरीब, तो हमारे डाणी है, थोड़ी पाइपलाइन डला दो, मैं तेरा मरा, हमारी तकलीफ हो जाए, हमारी तकलीफ मिट जाए, हमारा समाधान हो जाए समस्या रो। मैं अधिकारी ने फोन करियो कि भाई एक छोटी सी लाइन डालनी है, आधा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लाइन डाल दो, आरो भलो हो जाए। ट्यूबवेल खुदेड़ो है, अगर दोबारा खुदानो हो एक ट्यूबवेल में और खुदा दो इन जगह पानी। अधिकारी ने मेरी बात मानी, कंटीजेंसी के प्लान में लेकर के और 1.5 किलोमीटर लाइन डाल। पानी डालना तो मुझे लगा पानी किसी के घर में पहुंचना ये तो सबके लिए पुण्य का काम, लेकिन साहब पानी में राजनीति मैंने पहली बार देखी। आपने टीवी और अखबार में देखा होगा, जेसीबी से खोद करके वो लाइन वापस निकाली कि मेरे कहे बिना एक जो है ये लाइन कैसे डल सकती है। बेटा लाइन लगाने वाला था, 1.5 किलोमीटर लाइन जो है वो खोद करके वापस निकालने का पाप किया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता पानी पहुंचाना नहीं थी, उनकी प्राथमिकता उससे वोट लेना थी। लेकिन वोट जनता ने जो पाप उन्होंने किया उसकी सजा जनता ने उनको दी। अभी कुछ लोग बात करते हैं कि काम क्या हुआ। आदरणीय पब्बाराम जी ने अभी बड़े बड़े काम गिनाए। अगर मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करूं, मुझसे पहले तो 15 एमपी हुए थे, मैं तो 16वें नंबर पे बना।
एक भी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे जोधपुर में था क्या? एक भी नहीं था। जोधपुर से जयपुर जाने वाली बिलाड़ा तब्बर तक की सड़क 4 लेन सीमेंटेड सड़क, जोधपुर से जैसलमेर जाने वाली सड़क, जैसलमेर से पोखरण होते हुए रामदेवरा होकर बीकानेर जाने वाली सड़क, जोधपुर से नागौर जाने वाली सड़क, जोधपुर से सरदार समद होकर के सोजत तक हाईवे को मिलाने वाली सड़क, जोधपुर से पाली वाली सड़क, जोधपुर से पचपदरा होकर के जयपुर तक जाने वाली नेशनल हाईवे, सारी की सारी सड़कें जो है वो बन गई। और ये जो है आपके यहाँ अमृतसर कांडला जो हाईवे आपके बीच में से निकल रहा है, भारतमाला की सड़कें आपके यहाँ बन रही है और भारतमाला फेज 2 की तैयारी होगी। वो कहते हैं कि हमको जो है काम नहीं हुआ। जोधपुर शहर से बाहर आप कहीं से भी निकल जाओ या जोधपुर शहर में कहीं से भी घुस जाओ, 2000 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड जोधपुर में बन रही है, जिसका 80% काम पूरा हो गया। आप लोगों के सामने है जोधपुर के ट्रैफिक की समस्या का समाधान उसके द्वारा हो गया। रेलवे लाइनों की बात, स्टेशन के अपग्रेडेशन की बात अभी आदरणीय पापाराम जी ने की। ये प्लेटफॉर्म ऊंचा करने की तो लिस्ट में सुनाने लगूं तो कल तक सुना सकता। स्टेशन पे अपग्रेडेशन करना, पुलिया बनाना, जो है लिफ्ट लगाना, एस्केलेटर लगाना, उनकी सूची लेकर के बैठूं तो शायद इतनी बड़ी किताब छाप सकता हूं। लेकिन जोधपुर से लेकर के, जैसलमेर से लेकर के वापस जयपुर तक, जोधपुर से लेकर के और मारवाड़ जंक्शन तक जहां पहले इलेक्ट्रिफिकेशन था, और जोधपुर से लेकर के बीकानेर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अब डीजल की रेल चलना बंद हो गई, छुप छुप गाड़ियां बंद हो गई, भौं गाड़ियां बंद हो गई, अब बिजली की रेल चलने लगी। कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पिछले 5 साल में हो गया। हवाई अड्डा 500 करोड़ से बन रहा है, जोधपुर का एयरपोर्ट 200-400 करोड़ रुपए में बन रहा है, फलौदी का नया जो है रेलवे स्टेशन वो 420 करोड़ रुपए में बन रहा है, रामदेवरा का नया रेलवे स्टेशन 18 करोड़ रुपए में बन रहा है। और वह जो मींगना गुड़काउन वाली सड़क ही नहीं साहब, जिन्होंने उद्घाटन करियो पति कोई कहता बाटो टूट गया, लोहावट से देचू, वो एक सड़क नहीं थी। ऐसी पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 85 सड़कें जो है इस लोहावट विधानसभा में बनाने का काम मैंने किया। 85 सड़कें। गरीब को घर मिले मोदी जी का संकल्प था, और जब गरीब को घर देने के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया, देश भर में 3 करोड़ घर बनाए। और मोदी जी का संकल्प आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया जो लोग बाकी रह गए, जितने सरपंच साहब बैठे, मैं आज कहता हूं सूचियां बनाना शुरू कर दो। चुनाव के बाद में वापस जब बजट आएगा, बजट में घोषणा हो गई है 2 करोड़ नए घर और बनेंगे। जो गांव में बाकी रह गया उन सबके घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से होगा। ये बजट में घोषणा हो चुकी है। देश भर में 3 करोड़ घर बने। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी 92,000 घर नए बने। 92,000 गरीबों के घर जिनके सर पे पक्का छत नहीं थी, ऐसे 92,000 घर जो है वो जोधपुर में बने। और इस लोहावट विधानसभा में 22,598 घर जो है गरीबों के केवल इस 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बने। और 3 करोड़ में 22,000 बने थे, अभी 15-20,000 और आप तैयारी करो, बनने के लिए तैयार। मोदी जी की सरकार बनी, शौचालय नहीं थे देश भर में, 62% घरों में नहीं थे। आज 100% घरों में शौचालय हैं। देश भर में 11 करोड़ शौचालय बने। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 1,65,000 घरों में शौचालय बने। और हमारे इस लोहावट क्षेत्र में भी 45,000 घरों में जो है वो शौचालय बनने का काम है। पर ये कांग्रेस के लोगों को काम दिखता नहीं, क्योंकि गरीब के घर में जो काम होता है उनसे उनका वास्ता नहीं। उनका वास्ता है कि सोनिया जी के घर में हमने क्या पहुंचाया, उनके संपत्ति में कितना इजाफा किया है, गांधी परिवार की संपत्ति में कितना इजाफा किया है, वो अपनी संपत्ति में कितना इजाफा किया है, कांग्रेस पार्टी की संपत्ति में कितना इजाफा किया है। यही केवल उनके लिए विकास है। माननीय मोदी जी का मंत्र है कि हम गरीब को गणेश मान करके, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके इस देश को विकसित बनाएंगे। उस लक्ष्य के साथ में हम काम कर रहे हैं। और अब हम तीसरी बात, इस संकल्प के साथ में कि आने वाले 25 साल में जब भारत इस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है कि अब हम संकल्प कर सकते हैं कि भारत जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जा रहा है, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, तब हमने संकल्प किया कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। और 25 साल में देश को विकसित भारत बनाएंगे। उसकी शुरुआत इस समय से होगी, इस कालखंड से होगी। उसकी नींव जो है, उसकी आधारशिला अब रखी जाएगी।
और ये विकसित भारत की आधारशिला रखने के 5 साल हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपने देश को विकसित बनाने के लिए, उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को खपा दिया, उन सारे लोगों ने जिन्होंने इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस देश को विकसित बना करके हम जो श्रद्धांजलि उन्हें दे सकते हैं, उसकी आधारशिला रखने का वोट जो है ये आप अब की बार इस चुनाव में देने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में मैं इस देश के भविष्य के लिए, आने वाले समय में भारत विकसित हो सके उसके लिए, युवाओं को रोजगार मिल सके उसके लिए, किसान समृद्ध हो सके उसके लिए, माताएं बहनें सशक्त हो सके उसके लिए, दलित शोषित वंचित पीड़ित ये सब लोग बराबरी पर आकर के रह सके, इसके लिए जो है माननीय मोदी जी को एक बार फिर आशीर्वाद दें। इस अपेक्षा पापा ये एक्सेल क्या होता है? एक्सेल मतलब आगे बढ़ना, आसमान को छूना। पापा बड़े होकर मैं भी एक्सेल करूंगी। बेटा तुम बड़ी होकर एक्सेल कर सको, इसीलिए हमें आज एक्सेल करना पड़ेगा। जो चाहते हैं लाइफ में एक्सेल करना, उनके लिए पेश है 8.2 फीट की डेक लेंथ, 500 किलोमीटर की रेंज और 900 किलो के पेलोड वाला सीएनजी, डुओ और डीजल दोनों में उपलब्ध नया महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक एक्सेल। चलाओ सुप्रो एक्सेल, करो एक्सेल। देखो नाना ये सब लोग निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं। यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा, सीताराम गुणगाम पुण्य अरण्य विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है? पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है
जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space, it is only the relative positions of planet। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट जो आइंस्टीन का फोर्थ डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए? विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी। अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से, और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले और आसमान से भी निकले। समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विषय के ऊपर आए। और मैं एक बात और कह दूं, कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिख दी। कहा जाता है गप है, बकवास है, कैसे हो सकता है। महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूतकाल में जाके लिखी, वैशंपायन के समय। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड, टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या? अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कह के, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं।